हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन लेके आए हैं कक्षा 12 भूगोल। और भूगोल में अपन बुक नंबर 2 की बात कर रहे थे, जिसमें हम अध्याय नंबर 3 में आज पाठ नंबर 2 लेके आए हैं। पाठ नंबर 2 लेके आए हैं भू संसाधन तथा कृषि के। तो इसी में हम चलते हैं। और एक बार आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आज अपन दूसरे पार्ट में कुछ फसलों के बारे में और चर्चा करने वाले हैं, और इसी के नेक्स्ट पार्ट अपन कल लेके आएंगे। जो बाकी बचा हुआ जो भी हिस्सा रहेगा वो अपन कल लेके आएंगे। बात करते हैं आगे। ये हमारे इससे पहले हमने बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं जवार। ठीक है, बात करने वाले हैं जवार फसल, और जवार फसल में भी अपन बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फसलों की हम चर्चा करने वाले। तो बात करें यहाँ पर जवार। ठीक है, बात करें अपन जवार। जवार में अपन बात करेंगे, वो करेंगे पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इनकी हमें चर्चा करने वाले हैं। जैसे अपन बात करें 1 नंबर पॉइंट, और 1 नंबर पॉइंट में अपन बात करें देश के कुल बोए गए क्षेत्र में ज्वार है वो कितने प्रतिशत की जाती है हमारी। 16.5% या प्रतिशत भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं ना। कि अपन बात करें कि कुल बोए गए भाग है हमारा फसल का, उसमें से मोटा अनाज है वो 16.5% भाग पर बोया जाता है। फिर बात करते हैं इसमें जवार प्रमुख है, जो कुल बोए गए भाग का कितना है। ये हमारा टोटल बोया जाता है मोटा अनाज। साथियों, क्या बोया जाता है? मोटा अनाज। और अब अपन बात करें यहाँ पर, तो ये जो जवार है हमारी मुख्य फसल है, जो कुल बोए गए क्षेत्र है उसका कितना परसेंट बोई जाती है। बोए गए क्षेत्र का हमारी बोई जाती है 5.3%। 5.3% भाग पर बोया जाता है। ये दक्षिणी व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। कि कौन से क्षेत्रों की? कि भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत अपन बात करें उसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उनके मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। कि जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है ना, वो क्या करता है कि देश के आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। ये हमारे के मुख्य ज्वार है उत्पादक राज्य जो अन्य में आते हैं, जहाँ पर कुछ मात्रा में या कुछ भाग में ज्वार की जाती है, लेकिन सबसे अधिक हमारे किस में की जाती है? महाराष्ट्र में की जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट दक्षिणी राज्य में ये खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः 4 फसल के रूप में उगाई जाती है। बात करते हैं दक्षिणी राज्य है ना हमारे भारत के, उनमें ये दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। लेकिन उत्तर भारत में, लेकिन क्या, उत्तर भारत में ये सिर्फ खरीफ की फसल बोई जाती है। और इसके अपन की बात करें तो मुख्य चारा फसल में उपयोग किया जाता है ना। कि चारा मतलब कि गायों को देने के लिए हम ये पशुओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। बात करते हैं अपन यहाँ पर आगे विंध्याचल के दक्षिण में ये वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम होती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों कि भारत के किस क्षेत्र में ये फसल है हमारी ज्वार, जो क्या है वर्षा पर आधारित है। तो हमारा उत्तर होगा विंध्याचल के दक्षिणी भाग में। विंध्याचल के दक्षिणी भाग में, याद रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे, और आगे आप देखने वाले हो इससे भी शानदार क्वेश्चन, और आप देख सकते हो फसल की जानकारी बाजरा। ठीक है, मोटे अनाज में बात कर रहे हैं अपन बाजरा की। बाजरा भी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, लेकिन इसकी जो बात करें तापमान की, जलवायु की, और ये कितनी प्रतिशत फसल हमारे भारत में बोई जाती है कुल क्षेत्र का, और ये बाजरा मुख्यतः कहाँ कहाँ होता है, और ये वर्षा पर निर्भर है, इनकी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट है कि भारत के पश्चिमी भाग और ये उत्तर पश्चिमी और है उत्तर पश्चिमी भाग
में गर्म और शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। तो आप पूछ सकते हो, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी भाग में कि जो बाजरा बोया जाता है वो जलवायु होती है हमारी किस प्रकार की होती है, तो वो हमारी जलवायु होती है शुष्क जलवायु। कैसी होती है? शुष्क जलवायु। बात करते हैं आगे पॉइंट में, ये एकल तथा मिश्र प- मिश्र फसल के रूप में बोया जाता है, यानी कि ये हमारे कह सकते हैं एकल भी बोया जा सकता है और कुछ फसलों के मिश्रण के साथ भी बोया जा सकता है। फिर बात करें, ये फसल देश के कुल बोए के भाग के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। कि हमारे देश में कुल क्षेत्रफल जो बोया जाता है फसलों का, उसमें से जो बाजरा है वो हमारा कितने भाग पर बोया जाता है साथियों? 5.2% भाग पर बोया जाता है। ये आप ध्यान रखना। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य, कि बाजरा के उत्पादन में जो प्रमुख राज्य है वो हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ये हमारे वो राज्य है जो बाजरा के उत्पादन में अग्रिम है या अधिक के मात्रा में यहाँ पर बाजरे की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, वर्षा निर्भर होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। तो ये वर्षा पर निर्भर होने के कारण राजस्थान में जो उत्पादन होता है बाजरे का वो क्या होता है? कम है होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। याद रखना, आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। पूछा जाता है कि जैसे पूछ ले जाए चावल और हमारी कपास की फसल का वर्णन कीजिए या बाजरा ज्वार की फसल का वर्णन कीजिए, तो आपको उनकी जलवायु, कितना भाग पूरे विश्व में बोया जाता है और यह कितना भाग भारत की फसलों के में बोया जाता है और किन किन क्षेत्रों में ये हमारे उत्पादित की जाती है, इन क्षेत्रों को हमें ध्यान में रख के वर्णन करना होता है। फिर चलते हैं आगे। आगे वाली फसल हमारे पास देखने के लिए मिलने वाली है मक्का। मक्का, ठीक है। मोटे अनाज में अपन बात करें तो मक्का की बात करेंगे अपन 2 नंबर। अब आगे नेक्स्ट में तो मक्का में अपन देखने वाले हैं यहाँ पर मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है। कि मक्का है ना, उसको खाने के लिए भी और चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो निम्न कोटि मतलब कम गुणवत्ता वाली मिट्टी और अर्ध शुष्क जलवायु में उगाया जाता है। यानी कि ये हमारी किस प्रकार की जलवायु होती है? इसके लिए निम्न कोटि की निम्न कोटि की जो हमारी मिट्टी है और अर्ध शुष्क जलवायु में इसका उपयोग है या बोए की जाती है। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जल फसल है ना, कि ये फसल है हमारे कुल बोए क्षेत्र के केवल 13.6% भाग पर बोई जाती है। कि हमारा कुल भाग है फसल का बोने का, उसका कितना परसेंट? आप कहोगे 3.6% है ये फसल बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी बात करें आगे कि मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। ये पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। इसके लिए कोई फिक्स हमारे क्षेत्र नहीं है, ये लगभग हमारे भारत में बोई जाती है। किन क्षेत्रों में? पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ के बाकी सभी हिस्सों में होती है। बात करते हैं नेक्स्ट, और मक्का के उत्पादक है ना, कि मक्के का जो उत्पादक राज्य है प्रमुख वो कौन कौन से, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें अपन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये हमारे क्या है कुछ महत्वपूर्ण राज्य है जिनमें मक्का की खेती अधिकतर की जाती है। और अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक होती है। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक तथा मध्य भागों की ओर कम होती हुई जाती है। बात करें कि अन्य मोटे अनाज हैं उनकी पैदावार से इसकी पैदावार अधिक होती है और दक्षिण राज्यों में तो इनकी अधिक होगी, लेकिन भारत में बात करें मध्य भाग में आते आते ये क्या हो जाएगी? कम मात्रा में उत्पन्न होने लग जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। साथियों, यदि क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हीं को भी ये क्लास मिल सके। और यदि हमारे द्वारा जो नोट्स आपके लिए तैयार करके लाए गए आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि आपके लिए इससे भी शानदार नोट्स तैयार करके लाए जाए। बात करते हैं नेक्स्ट, दालें। ठीक है, हमने अनाज में पढ़ लेते हैं 2 प्रकार के अनाज हमारे, एक उत्तम किस्म के अनाज जो हमारे चावल गेहूँ थे। फिर हमने मोटे अनाज में बात कर लीजिए ज्वार, मक्का,
ठीक है, बाजरा इनकी। ठीक है, अब अपन 2 नंबर में जो अनाज का दूसरा प्रकार था दालों का, तो दालों में भी हम कुछ हिस्से की जानकारी ले लेते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर दालों में क्या क्या विशेषता होती है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख घटक है। सभी को पता है कि दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिक के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये हमारी फलीदार फसलें होती है, दालें, जो मिट्टी की उर्वरकता की प्रकृति कारण से बढ़ाती है। तो ये यौगिक हमारा कौन सा है? नाइट्रोजन यौगिक है, जिसे अपने कहें तो कहते हैं कि कोई पौधा है ना, कि कणक गेहूं का हो या अपन कोई कोई फसल बो रखी है, उसका हमारे पास क्या है, दालों का कोई पौधा है, उस पौधे में अपन क्या करते हैं, भूमि में जब बोते हैं तो भूमि से पौधा निकलता है। तो इस पौधे की जो जड़ें हैं साथियों, वो हमारे भूमि में चलती है ऐसे। ठीक है, अब भूमि में चलती है तो भूमि में क्या होता है कि जल और खनिज लवणों के साथ हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। अब जो हमारे नाइट्रोजन गैस है उन खनिज लवणों के साथ क्या होती है, इस पौधे में चली जाती है। इस पौधे में जाने के बाद क्या की जाती है कि कुछ समय बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तो इस पर क्या लगती है, दालें लगती है, अन्न लगता है, और उसी के साथ अपन क्या कर लेते हैं, इस नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने के बाद यदि नाइट्रोजन हमारे शरीर में पूर्णतः पाचित हो जाती है, और पाचन के बाद जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ हमारा अपशिष्ट के रूप में बचता है, उनको अपन क्या करते हैं, बाहर त्याग देते हैं। और वापस बाहर त्यागने के बाद वातावरण में आकर वापस ये किस में चले जाते हैं, हमारे भूमि में चला जाता है। इस प्रकार इनका चक्रण चलता रहता है गैसों का। बात करते हैं आगे कि भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार और मध्य पठार, ये पठार है, ठीक है ना, पतारी नहीं है, ये पठारी भाग का है। ठीक है, मिस प्लेटिंग हुई है यहाँ पर, तो याद रखना क्या, मध्य पठारी भाग, पठारी भाग। ठीक है, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क है ना, शुष्क भागों में की जाती है। कि हम बात करें यहाँ पर अधिकतर ये दालें दक्कन का पठार है, मध्य पठारी भाग है, उत्तर पूर्व पश्चिमी जो हमारा शुष्क भाग है उनमें इसकी कृषि की जाती है। फिर बात करें आगे, देश के कुल जो देश का कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग पर दालें के अधीन है ना, कि हमारा देश में जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसका कितना परसेंट, 11% भाग है, वो हमारे किस पर है, दालों पर है निर्भर, या दाल उन पर उगाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इससे वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। कौन सी? तो पूछ ले, भारत की प्रमुख दालें कौन सी है, तो आप कह सकते हो चना और अरहर, ये भारत की प्रमुख दालें हैं। फिर बात करते हैं आगे, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे जो दालों में पहला प्रकार लेके आए हैं अपन, चना। क्या करते हैं, बात चने के बारे में अपन बात करते हैं कि कैसे फसल है ये, तो आप कह सकते हो ये चना जो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या? उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की फसल में बोई जाती है। ठीक है, कि बात करते हैं कि जो दाल है हमारी क्या है, अधिकतर वर्षा पर आधारित फसल है। देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसल में बोई जाती है ना, सर्दियों के समय बोई जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल का केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। कि हमारे देश में जो 100% फसलें बोई जाती है रबी की फसल में, सर्दी की ऋतु में, तो उस समय जो हमारी दाल का कुल क्षेत्रफल है वो पूरे का कितना होगा, 2.8% पर ही दालें की कृषि की जाती है साथियों। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, एमपी, उत्तर प्रदेश, यूपी। बात करें एम, यू और फिर एम, फिर अपन बात करें ए, और फिर अपन बात करें टी, और फिर अपन बात करें आर। यानी कि अपन बात करें तो इसमें कह सकते हैं उत्पादक राज्य एम मतलब मध्य प्रदेश, यू मतलब उत्तर प्रदेश, एम मतलब महाराष्ट्र,
ए मतलब आंध्र प्रदेश, टी मतलब तेलंगाना, आर मतलब राजस्थान। यानी कि ये हमारे वो क्षेत्र है जहाँ पर दालें बोई जाती है। और दालों में किसकी पैदावार अधिक होती है? चना की पैदावार अधिक होती है। फिर बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है इसकी उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्र में भी इसकी उत्पादन में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। जो हमारे बात करते हैं सिंचाई के क्षेत्र में, तो इसमें भी हमारे एक से दूसरे वर्ष में जब फसलें बोई जाती है चने की, तो इसमें भी उतार चढ़ाव होता है, कभी अधिक कभी कम। फिर चलते हैं नेक्स्ट साथियों, और नेक्स्ट आप किस लेके आए हैं आपके लिए देखोगे। जो नेक्स्ट हमारी दाल है अरहर, और जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं तुर, अरहर या तुर। ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है, सभी को पता होना चाहिए। इसे लाल चना तथा पिजन पीक के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पूछ लिया, इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है कि जो हमारी अरहर दाल है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? पिजन पीक के नाम से भी जाना जाता है। ये देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। कुल क्षेत्रफल है उसमें से हमारा कितने प्रतिशत भाग पर? 2% भाग पर किया की जाती है, अरहर की खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग ही महाराष्ट्र से आता है। ये हमारे देश में जो अरहर का कुल उत्पादन होता है उसका लगभग 1/3 भाग यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग है जो हमारा कहाँ से आता है? महाराष्ट्र से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे अपन बात कर लें, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, जो उत्पादन करने की क्षमता होती है, उत्पादकता होती है, वो हमारी क्या होती है साथियों? कम होती है और अनियमित होती है। किसी फसल में हमारे किसी क्षेत्र में अधिक हो जाएगी और किसी क्षेत्र में हमारे कम हो जाएगी, पानी और सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार। फिर चलते हैं आगे, और आगे हमारे पास आप देखने वाले हो इससे भी शानदार, और इससे भी शानदार अपन देखें तो ये हमारी तिलहन है। तिलहन में भी अपन बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के, और उनके बारे में अपन जानकारी हासिल कर लेते हैं। तिलहन हमारे खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। जो हम खाने के लिए जिस तेल का उपयोग करते हैं उसके लिए हम तिलहन की खेती करते हैं। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर तिलहन फसल बोई जाती है। कितने भाग पर? 14% पर तिलहन की खेती की जाती है। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली आती है, तोरियां आती है, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी सम्मिलित है साथियों। फिर भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य आप देख सकते हो राजस्थान, यानी आर का मतलब राजस्थान। फिर जी गुजरात है, तो जय का मतलब हम कह सकते हैं गुजरात। फिर बात करें मध्य प्रदेश यानी एम, किसकी बात करें? एम मध्य प्रदेश। फिर हम बात कर सकते हैं टी तेलंगाना, और फिर बात कर सकते हैं ए, यानी कि राजस्थान, गुजरात और हमारा मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में हमारी तिलहन की कृषि अधिकतर की जाती है। फिर बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आप देखने वाले हो यहाँ पर मूंगफली एक नंबर पर लेके आए हैं अपन। तो भारत विश्व का 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। विश्व में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की सरनी में आता है कि भारत विश्व का कितने प्रतिशत मूंगफली का उत्पादन करता है। तो आप याद रखोगे साथियों कितने का? 18.8% का करता है, 18.8% का करता है। ये मुख्यतः शुष्क प्रदेश की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिणी भारत में ये रवि ऋतु में भी बोई जाती है। इम्पोर्टेंट की सरणी में आता है कि यह अगित हमारे शुष्क प्रदेश होते हैं जहाँ जलवायु शुष्क होते हैं, वहाँ पर तो ये खरीफ की फसल बोई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में ये रवि की फसल में भी बोई जाती है। बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न में, ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 3 पॉइंट है। हमारे देश में जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसका कितना परसेंट है? 3.6% पर क्षेत्र पर ये फैली हुई है या फसल की जाती है। जैसे अपन बात करें किन किन राज्यों में की जाती है, तो गुजरात, जय यानी गुजरात, फिर राजस्थान यानी आर,
तमिलनाडु यानी टी और आंध्र प्रदेश यानी ए। हम बात करते हैं JRTA। JRTA यानी गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूंगफली की फसल अधिकतर की जाती है। पूरे विश्व में बात करें तो भारत 18.8% करता है। और राजस्थान में क्या, अपने देश की बात करें, ऑल इंडिया की बात करें तो उसमें ये हमारे कितने क्षेत्रफल बोई जाती है, 3.6% पर बोई जाती है। किन किन राज्यों में बोई जाती है तो ये भी याद रखना कि हमारे किन किन राज्यों में, गुजरात, जे यानी गुजरात, आर यानी राजस्थान, टी यानी तेलंगाना और ए यानी आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ये बोई जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट साथियों, और नेक्स्ट आपके सामने आए हैं हमारे पास सरसों। तो बात कर लेते हैं 2 नंबर सरसों। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित है, जैसे अपन राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा आदि सम्मिलित कर सकते हैं। ये हमारे क्या है, सम्मिलित होते हैं किसमें, तोरिया या अपन कह सकते हैं सरसों में, है ना। तोरिया और सरसों की बात करें, इसमें जलवायु की बात करें तो जलवायु होती है साथियों, वो हमारी कैसी होती है, उपोष्ण कटिबंधीय होती है। याद रखना, सरसों की जो जलवायु होती है सरसों की फसल के लिए, वो हमारी उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। और उस उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर होनी चाहिए। और कैसी प्रकार की ऋतु में बोई जाती है तो आप कह सकते हो रवि की फसल या शीत ऋतु में बोई जाती है। ये फसल पाला सहन नहीं कर सकते तथा इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। कि ये जो हमारी सरसों की फसल है ये क्या करती है, अधिक सर्दी है वो हमारे पास सहन नहीं कर पाती। और ये सिंचाई की जब जब तकनीकी हमारे में जो सिंचाई की विधि है उनमें सुधार किया गया हमारे द्वारा या हमारे विकास के हुआ है देश में, इसी की वजह से, तो जिससे यहाँ पर हमारे अलग प्रकार के प्रौद्योगिकी और बीज आने से इस सरसों या अपन कह सकते हैं इन सभी फसलों में जो वृद्धि हुई है वो अधिक हुई है। बात करते हैं यहाँ तिलहन देश के कुल बोए के क्षेत्र का केवल कितने % भाग पर ही मिलता है तो याद रखना, तिलहन है जो हमारे पास देश का कुल बोए का भाग है 2.5% पर ही मिलता है। ठीक है। फिर प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो आप कह सकते हो आर यानी राजस्थान, एच यानी हरियाणा और यू मतलब उत्तर प्रदेश। यानी कि इन 3 राज्यों में अधिक मात्रा में हमारी सरसों के उत्पादक है राज्य है सरसों के। राजस्थान आर हो गया, एच से हमारा क्या हो गया हरियाणा, यू का हो गया उत्तर प्रदेश। तो रऊ 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 का मतलब होगा आर, एच का मतलब हरियाणा और यू का मतलब उत्तर प्रदेश। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, RHU ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी किसके लिए, सरसों के उत्पादन के राज्यों के लिए। ठीक, कितना किया जाता है, पूरे देश का 2.5% किया जाता है। और किस फसल में बोई जाती है तो आपको पता होना चाहिए, रवि की फसल में, फसल की जो हमारी बात करें जलवायु की तो उपोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में अपन लेके आए हैं इससे भी शानदार सोयाबीन, जो आप देख सकते हो पहले, और बाद में अपन पढ़ने वाले हैं सूरजमुखी। इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। यानी कि सोयाबीन है वो हमारा एम और एम में बोया जाता है। एम यानी मध्य प्रदेश, एम यानी महाराष्ट्र, यानी 2 में बोया जाता है, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% है या 90% सोयाबीन पैदा करता है। कितना % करते हैं ये दोनों, ये करते हैं 90% सोयाबीन। ठीक है, अधिकतर हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है और दोनों राज्य पूरे देश का 90% सोयाबीन उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं सूरजमुखी। देश के उत्तरी भागों में ये गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। प्रमुख उत्पादक राज्य हमारे कर्नाटक यानी के, ठीक है, उड़ीसा यानी ए, बिहार यानी बी और राजस्थान यानी आर भी आप कह सकते हो, राजस्थान आर। फिर आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार और राजस्थान और तेलंगाना, इन राज्यों में ये क्या की जाती है, सूरजमुखी की फसल अधिकतर की जाती है साथियों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट,
और नेक्स्ट आपके सामने आने वाले क्वेश्चन यहाँ पर कि रेशेदार फसलें ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य के प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करती है ना। रेशेदार फसल। और भारत में जो रेशेदार फसलें दो प्रकार की होती है, एक कपास, एक है जूट। ये हमारी रेशेदार फसल है जो हमारे सूती वस्त्रों के लिए अपन कह सकते हैं, और कुछ पदार्थ है उनको बनाने के लिए, वस्तु बनाने के लिए काम में ले जाते हैं। बात करते हैं एक नंबर कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। यानी किस प्रकार के भागों में बोई जाती है? अर्ध शुष्क भागों में बोई जाती है और खरीफ फसल में बोई जाती है। भारत छोटे रेशे वाले भारतीय व लंबे रेशे वाले अमेरिकन दोनों प्रकार के कपास का उत्पादन करते हैं। तो पूछा जा सकता है भारत किस प्रकार के रेशों का प्रयोग कर उत्पादन करता है? भारतीय है, यानी छोटे रेशे वाले जो हमारे कपास होते हैं वो क्या होते हैं? भारतीय है। और लंबे रेशे वाले जो कपास होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे जो अमेरिकी होते हैं, दोनों का ही उत्पादन करते हैं। अमेरिका कपास को देश में उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहते हैं। तो याद रखना कि अमेरिकन कपास है उसको भारत के उत्तर पश्चिम भाग में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। भारत का कपास उत्पादन विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो याद करें विश्व, यानी वी में अपन बात करें विश्व, वी यानी विश्व में अपन बात करें तो भारत का जो कपास उत्पादन है, कपास उत्पादन यानी क यानी और दो यानी दो लम्ब, वी के दो, यानी कि वी मतलब विश्व में, क्या मतलब कपास, और स्थान मतलब हमारा 2 नंबर स्थान पर है। 1 नंबर पर हमारा चीन बेटा है, यानी ची बेटा है। क्या बेटा है? ची बेटा है। तो विश्व में हमारा कपास है भारत का, तो वो 2 नंबर पर है कपास उत्पादन में, और 1 नंबर पर है हमारा चीन, यानी ची। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो ये आने वाला है हमारे पास 14 नंबर। कपास के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमारे कौन से है? उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान। ये हमारा क्या आता है कि जो उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में हम बात करें पश्चिम में तो याद रखना उत्तर पश्चिम हो गया। इसमें अपन बात करें भारत में तो पी यानी पंजाब, एच यानी हरियाणा, और आर वो कौन सा? उत्तर में उत्तरी राजस्थान, यानी उत्तर का भाग राजस्थान का। तो उत्तर पश्चिमी भाग में हमारा जो रेशा है वो कौन सा, जो कपास है वो बोया जाता है किन के राज्य में? तो उत्तर पश्चिमी भारत की बात हो रही है। तो उत्तर पश्चिम में पी एच आर यानी पी मतलब पंजाब, एच मतलब हरियाणा, और आर मतलब राजस्थान। और बात करें पश्चिम यानी पे की बात करें, पे में हमारी कौन सी राज्य है? तो आप कह सकते हो जे गुजरात, जे महाराष्ट्र, एम, और आप कह सकते हो दक्षिणी तेलंगाना, टी, और कह सकते हो के कर्नाटक, और कह सकते हो तमिलनाडु, कह सकते हो तमिलनाडु। यानी 4 राज्य है। तो हमारे पश्चिम है वो गुजरात, और हमारा महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, और हमारा कर्नाटक, ये शामिल है। बात करते हैं आगे अपन नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में अपन बात करने वाले हैं वो हमारे क्या है? पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम में। और फिर बात करते हैं दक्षिण में, यानी दय लिख देते हैं। दक्षिण में अपन बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक, और तमिलनाडु, ये हमारे होते हैं। तो देखो कपास की अपन दोबारा बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, ठीक है। पश्चिम बात करें 2 ही राज्य याद रखने, गुजरात, महाराष्ट्र। और फिर अपन बात करें दक्षिण में हमारे 3 राज्य याद रखने हैं, टी फॉर तेलंगाना, टी फॉर हमारा तमिलनाडु, और के फॉर कर्नाटक। कपास के अग्रिम उत्पादक राज्य हमारे कितने हैं वो अपन बात करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये हमारे सभी मिलकर क्या है? अग्रिम उत्पादक राज्य है कपास के। देश के उत्तरी पश्चिम में सिंचाई सुविधा भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र में वर्षा पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर कपास का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। तो वो हमारा एम हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, जहाँ पर वर्षा पर यानी उत्पादित होता है या निर्भर
करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने पास आने वाला है जूट, और जूट में अपन बात कर लेते हैं। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरा, अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पूरे विश्व का कितना परसेंट? 60% उत्पादन करता है भारत जूट का। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। यानी कि जो पश्चिम बंगाल है हमारा, की बात करें अपन, पश्चिम बंगाल है हमारा, वो पूरे देश में जो उत्पादन करता है जूट का, वो कितना करता है? 3/4, यानी 3/4, लगभग 75%। कितना? लगभग 75% है, अकेला करता है, साथ ही। ठीक है, 3/4 यानी लगभग 75% है उत्पादन करता है अकेला पश्चिम बंगाल जूट का। बिहार व असम अन्य जूट उत्पादक राज्य है। ये देश के कुल शासित क्षेत्र में 0.5% भाग पर ही बोया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है, जो आप देख सकते हो, अन्य फसलें या नकदी व आप कह सकते हो बागवानी फसलें, जो व्यवसाय के लिए काम में ली जाती है, व्यापार के लिए काम में ली जाती है। गन्ना, चाय, कॉफी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसल है। जैसे बात करें गन्ना, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तो पूछा जाता है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में केवल आर्द्र उपाद्र जलवायु में वाले क्षेत्रों में बोई जाती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। तो पूछी जा सकती है जलवायु कैसी होती है? तो आर्द्र उपाद्र जलवायु पाई जाती है गन्ने के लिए। ठीक है, ब्राजील के बाद भारत बड़ा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट की सरणी में आता है कि ब्राजील के बाद भारत का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व का 19.76% गन्ना उत्पादक होता है। यानी कि बात करें तो क्या कहोगे? 19.76, ठीक है, परसेंट हमारा क्या करता है? गन्ना उत्पादित करता है भारत। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 2.4% भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। जितना भी कृषि की जाती है उसमें 2.4% पर गन्ना किया जाता है या गन्ना बोया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह 40% गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो आपको पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में, भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ पर गन्ने का उत्पादन कितना किया जाता है? तो 40% किया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे क्या प्रमुख उत्पादक राज्य है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट साथियों, और नेक्स्ट आप देखने वाले हो यहाँ पर, जो ये आपके अन्य फसलों में आ गया गन्ना, और गन्ने की चर्चा भी हमने कर ली थी। फिर चलते हैं आगे, और आगे अपन देखने वाले हैं यहाँ पर 18 नंबर। 18 में दक्षिण में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ी के निचले ये शब्द है यहाँ पर डालों है, डालों, डालों पर की जाती है। तो अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा एक कदम पीछे लेते हैं यहाँ पर गन्ना। ठीक है, गन्ना के बाद अपन बात करें यहाँ पर कॉफी, चाय। ठीक है, बात करते हैं आगे चाय। चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचली ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। ये विश्व का लगभग 21 पॉइंट, विश्व का कितना? 21.22, यानी 2% चाय का उत्पादन करता है। यह निर्यातित देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। तो बात करते हैं चाय उत्पादन में जो निर्यातिक यानी व्यापार का जो हमारा आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे में, तो चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। असम के कुल शासित क्षेत्र में 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। भारत के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी है, जो चाय के लिए जाने जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके लिए आने वाला है यहाँ पर कॉफ़ी। चाय के बाद अपन बात करेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी में अपन बात करें, कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, याद रखना। चाय भी हमारी क्या थी? रोपण कृषि थे, और ये भी हमारी क्या? उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है।
एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाय कॉफ़ी का, कॉफ़ी की 3 किस्में हैं जो आपको पूछा जा सकता है पेपर में। इम्पोर्टेंट आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कॉफ़ी की कोई 3 फसलों के नाम बताए। अरेबिका, रोबस्टा, लेसिबेरिका, ये हमारी 3 फसलें हैं जो कॉफ़ी की किस्में हैं। बात करते हैं भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अमेरिका, है ना, अमेरिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत मांग है। और ये क्या हमारी अधिक किस्म की और क्वालिटी की होती है, इसलिए इसका व्यापार किया जाता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या होती है, अधिक मांग है होती है। बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में विश्व का केवल 3.70% कॉफ़ी उत्पादन होता है। तो भारत में अपन बात करें तो विश्व का कितना परसेंट होता है, विश्व का 3.17% ही उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी का। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और इथियोपिया तथा पेरू के बाद भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 8वां स्थान है विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में। अगले हमारे 7 देश ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथियोपिया, पेरू, ये देश आते हैं उत्पादन में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आता है साथियों, देखो कि बात करें यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। सबको पता होना चाहिए कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पश्चिम घाट की उच्च जो भूमि है वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग कर्नाटक राज्य से आता है, इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। तो याद रखना, पूछ ले कि भारत में जो हमारा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है वो हमारा 2/3 2/3 भाग किस राज्य से आता है, तो याद रखना 2/3 भाग हमारा सिर्फ कर्नाटक राज्य से आता है। किस राज्य से, कर्नाटक राज्य से। आगे अपन बात करते हैं भारत में कृषि विकास, कि भारत में जो कृषि का विकास है वो किस प्रकार हुआ उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कुछ देर और, कुछ प्रश्नों के रूप में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के रूप में। भारत में कृषि का विकास, देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। यानी कि बात करें अपन कि जो हमारी सिंचाई भूमि थी, पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो 1/3 भाग यानी 1/3 भाग किस में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, जिससे हमारा स्वतंत्र भारत में जो सिंचाई का क्षेत्र था वो कम हो गया अनुपात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालीन उद्देश्य खदानों का उत्पादन बढ़ाना था। सबको पता है कि वहाँ पर विभाजित हुआ तो देशों की अर्थव्यवस्था हमारी डगमगाई। खाने की व्यवस्था करने के लिए वहाँ पर हमें खदानों का उत्पादन अधिक संख्या में बढ़ाना पड़ा। ठीक है, जिसके निम्न उपाय बनाए गए, जिसके क्या बनाए गए, निम्न उपाय हमारे बनाए गए। पहला, व्यापारिक फसलों की जगह खदानों का उगाया जाना, कि व्यापारिक चाय वगैरह की फसल है उनकी जगह हम क्या कहते थे कि व्यवसायिक फसलों का उगाना, खदानों का उगाना हो गया। ठीक है, व्यवसायिक जो व्यापार के लिए काम में ली जा रही है उनकी जगह हम खदान यानी खाने योग्य पदार्थों का उपयोग है या कृषि का उपयोग करने लगे अधिक मात्रा। कृषि गहनता को बढ़ाना, फिर हमने क्या, कृषि गहनता की अधिक कृषि की जाने लगी। कृषि योग्य बाजार तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। जो हमारी प्रति भूमि थी साथियों, उस भूमि को क्या किया गया, कृषि योग्य भूमि में चेंज किया गया, बदला गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखने वाले हो यहाँ पर ये 21 नंबर जो हमारे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं इसमें। तो प्रारंभ में इस नीति से खदानों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक में के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया, यानी कि बढ़ना कम हो गया। तो पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में जाते जाते जो खदान फसलें हैं उनका उत्पादन स्थिर हो गया था। याद रखना 1950, कब है, 1950 में आते जो कृषि उत्पादक राज्य है हमारे खदानों के लिए, खाने योग्य फसलों के लिए, जैसे अपन गेहूँ, चना, चावल जो भी है उनके लिए ये क्या हो गया, स्थिर हो गया, बढ़ नहीं रहा था। इस समस्या के उभरने के लिए निम्न कार्य आरंभ किए गए या कुछ नई तकनीकी अपनाई गई। उन तकनीकों के बारे में अपन जान लेते। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, तो पूछा जा सकता है गहन कृषि जिला कार्यक्रम जिसका अपन कह सकते हैं IADP, कि IADP का पूरा नाम बताए, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, 2 नंबर अपनाया गया था वो था गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे AIAAP एप है ना, कि अपन बात करें कि
IAP। इस IAP का पूरा नाम होता है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, हमारा इसका पूरा नाम होता है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ। 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्न फसलें यानी कि हमें भोजन के लिए जो फसलें थी उनका आयात करना पड़ा। कि 1960 में हमारे क्या हुआ, लगातार नहीं हमारे 2 अकाल पड़े जिसमें बारिश नहीं हुई, फसलें नहीं हुई, जिससे हमारे देश में जो अनाज का संकट था वो अधिक उभर के सामने आया, जिससे हमें दूसरे देशों से जो हमारे खाद्यान्न फसलें थी उनका आयात करना पड़ा। फिर बात करते हैं आगे और नेक्स्ट आपके सामने ये देखने के लिए मिलते हैं प्रश्न। 1960 के दशक के मध्य ये गेहूं मेक्सिको तथा चावल फिलीपींस की अधिक उत्पादकता देने वाली नई किस्में कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत ने इसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिंचित सुविधा वाले क्षेत्रों में अपनाया, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हरित क्रांति ने कृषि में उर्वरकता, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि को अपनाया, जिससे कृषि आधारित उद्योगों तथा मोटे पैमाने के उद्योगों का विकास में प्रोत्साहन मिला। कृषि विकास की इस तकनीक नीति से देश खाद्यान्नों के उत्पादक में आत्मनिर्भर हुआ। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण है जो फसलें क्या है, हरित क्रांति के बाद किस प्रकार हमारे जो खाद्यान्न फसलें हैं या कृषि का विकास किया, उनके बारे में हम महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलेगा ये प्रारंभ में हरित क्रांति देश के संचित भागों तक ही सीमित थी, जिससे कृषि विकास से प्रादेशिक असमानता बढ़ी। यानी कि जो शुरुआत का समय था, जो हरित क्रांति शुरू की गई थी वो सिंचाई वाले क्षेत्रों में सम्मिलित की गई थी, और जिससे हमारे देश में अलग अलग मतभेद उत्पन्न हुए। उसके बाद 1970 के दशक के अंत तक रहा, और 1980 के दशक में ये प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली। यानी कि 1980 के दशक के बाद ये कौन से भागों में फैली, मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में फैली। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्ष आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग 1988 कितने में 1988 में अपन बात करें तो कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहन करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। और फिर बात करें आगे 1990 के दशक के उदारीकरण नीति तथा मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हम क्या कर रहे थे कि हमारे जो स्वतंत्रता के बाद कृषि का विकास किया, वो हम इस प्रकार से हमारा देश में विकास हुआ। ठीक है, आज के लिए साथियों अपन करते हैं बात इतनों की। कल अपन लेके आएंगे इससे भी शानदार क्लास और इससे भी अच्छी क्लास। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे और हमारे द्वारा जो लाए गए प्रश्न है आपको अच्छे लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।